गुड आफ्टरनून क्लास। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। इसको सब टच करेंगे तो आगे देख रहे हैं आजकल मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। कभी आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, कभी बारिश आ रहा है, कभी कुछ ठंडा मौसम हो रहा है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है। गर्मी के मौसम में आप लोग जब हॉस्टल से और कॉलेज तक आने में आपका शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग अपने शरीर का तापमान को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? पंखे एसी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग अपने शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? या तो आप कहीं पंखे का सहारा लेंगे, या पानी पिएंगे, या तो कहीं ठंडे इलाके में बैठेंगे, तो जिससे हमारा शरीर का क्या होगा, तापमान कुछ नियंत्रण होगा। वैसे ही हमारे इंजन में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंजन में दो तरह के पार्ट लगे होते हैं। एक तो है स्टेशनरी पार्ट और एक है मूविंग पार्ट। तो जो हमारा मूविंग पार्ट है, वो जब स्टेशनरी पार्ट और मूविंग पार्ट के बीच में जब संपर्क होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के कारण हमारा हीट जनरेट होगा। तो वैसे ही इंजन में जब हीट जनरेट होगा तो उसको अगर नियंत्रित ना किया जाए तो हमारे इंजन में बहुत से ऐसे पार्ट है वो आपस में ज़्यादा हीट होकर पिघल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंजन में तब हीट जनरेट होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हीट इंजन में जो है इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें सिलेंडर के अंदर फ्यूल का दहन कराया जाता है। तो सिलेंडर के अंदर फ्यूल का दहन कराते हैं, उससे में जो कंबशन चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, करीब 2200 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगर उस टेम्परेचर को हम लोग नियंत्रित ना करें तो हमारे इंजन में जितने भी पार्ट है, पिस्टन हुआ चाहे सिलेंडर हुआ, ये सब आपस में पिघल के वो इंजन सीज हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो इंजन सीज हो जाएगा, हमारा इंजन काम नहीं करेगा। तो इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए इंजन में एक सिस्टम का प्रयोग किया गया जिसका नाम है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम मुख्यतः दो तरीक़ों से होता है। बस यही सलाह। कूलिंग सिस्टम मुख्यतः दो टाइप से किया जाता है। कूलिंग दो टाइप से किया जाता है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया कि अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए हम दो तरीका अपनाते हैं, या तो कहीं फैन का सहारा लेंगे, या तो कहीं ठंडे जगह पर जाएंगे, या पानी का। वैसे ही इंजन में कूलिंग के लिए दो तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहला हमारा होता है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो बेसिकली आज हम जानेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। वाटर कूलिंग सिस्टम होता क्या है, तो आज हम वाटर कूलिंग के सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। वाटर कूलिंग सिस्टम। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में हम आज देखेंगे कि वाटर कूलिंग सिस्टम का इसका परिचय जानेंगे कि इसका परिचय क्या है, कैसे काम करता है, उसका टाइप्स जानेंगे, और उसका जो मेन कंपोनेंट क्या क्या इसमें होता है वो जानेंगे, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आइए एक एक करके हम अपना पहला ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वाटर कूलिंग सिस्टम होता क्या है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे ऑटोमोबाइल वाहनों में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो हमारा जो इंजन से जो हीट जनरेट होता है उसे वाटर की सहायता से वो इंजन को कूलिंग कर सके।
इसमें क्या होता है कि सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट बने होते हैं और उसमें हम लोग क्या रेडिएटर से जो पानी डालते हैं तो पानी को सिलेंडर के चारों बगल तो वाटर करता है वो पानी क्या करता है हीट को एब्जर्व करके और ऐसा ही इसका काम होता है, कूलिंग करता है इंजन को। वाटर कूलिंग सिस्टम का मतलब दो टाइप होता है, एक होता है थर्मोसाइक्लोन सिस्टम, दूसरा होता है पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो आइए इसमें देखते हैं एक एक करके क्या होता है। थर्मोसाइक्लोन सिस्टम, इसका नाम से ही पता है थर्मोसाइक्लोन सिस्टम, यानी इसमें क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडा पानी का जो ओजन है वो थोड़ा अधिक होता है और गर्म पानी का ओजन है वो वेट उसका कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी के घनत्व के अंतर के कारण इसमें इस सिस्टम में पानी का सर्कुलेट कराया जाता है। तो आइए इस डायग्राम के माध्यम से इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। इसमें जो हमारा लगा होता है वो है रेडिएटर, और रेडिएटर इंजन से इसमें दो होज पाइप होते हैं, एक लोअर होज पाइप और एक अप। जो लोअर होज पाइप होता है वो हमारा रेडिएटर के लोअर टैंक से और इंजन ब्लॉक में जुड़ा रहता है, और इंजन ब्लॉक में इंजन के चारों तरफ वो वाटर पैसेज बना होता है जिसमें वो लोअर टैंक से पानी को लेके इंजन में सर्कुलेट कराता है, और वो जब पानी फिर हीट हो जाता है तो क्या होता है कि अपर होज पाइप के माध्यम से ये फिर रेडिएटर में चला जाता है। तो इसमें जो क्रिया होता है कि जब हम यहाँ पे वाटर को जब फिलअप करेंगे तो इसमें ट्यूब बने होते हैं और हम अपर टैंक में फिलअप करेंगे वाटर में, और वो ट्यूब की सहायता से वो लोअर टैंक में आएगा और यहाँ से लोअर होज पाइप के माध्यम से इंजन ब्लॉक में जाएगा। और नहीं हाँ बैठो हम ले। और जब इंजन जब रनिंग कंडीशन में रहेगा तो जो हीट जनरेट होगा, जब तक ये पानी हीट ना हो जाए तब तक ये पानी ऐसा ही रहेगा। जब हीट होगा तो वो हीट होके, जैसा कि आप कभी देखें कांच का बर्तन भी है, उसमें आप अगर कहीं से कांच का बर्तन लीजिए, उसमें आप गर्म पानी करके रखिए और उसमें अगर लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको अगर हम डालें तो क्या होगा, गर्म पानी में वो लकड़ी का बुरादा ऊपर उठता हुआ प्रतीत होगा। वैसे ही इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी का हमारा घनत्व का अंतर होता है, जिससे ठंडा पानी और गर्म पानी, तो गर्म पानी कभी हल्का होगा और ठंडा पानी नीचे, और ठंडा पानी हमारा जितना ठंडा रहेगा तो इंजन में तब तक रहेगा, और जैसे जैसे वो गर्म होगा वैसे अपर होज पाइप के माध्यम से रेडिएटर में चला जाएगा ठंडा होने के लिए। तो ये सिस्टम का यही काम है। अब हमारा अगला सिस्टम है पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें पंप का प्रयोग करके कूलिंग किया जाता है, वाटर को भेजा जाता है, इसे बोलते हैं हम पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसमें भी सेम वैसा ही कंपोनेंट लगा होता है। सबसे इसमें पहला कंपोनेंट हमारा इंजन रहता है और इंजन के ठीक सामने ही रेडिएटर लगा होता है, और इसका भी सेम ऐसा ही डायरेक्शन है। ये जो रेडिएटर का लोअर टैंक है ये जुड़ा होता है वाटर पंप के साथ। वाटर पंप का पोजीशन होता है इंजन ब्लॉक में लगा होता है वाटर पंप, वो क्रैंक शाफ्ट पुली से बेल्ट के थ्रू ड्राइव लेता है, जिससे वो ड्राइव लेता है तो वो क्या करेगा, लोअर टैंक से जो हमारा वाटर है इसको खींचेगा और सिलेंडर में जो हमारा वाटर जैकेट बना है उसमें इस वाटर को भेजेगा। हो गया। और जब वाटर फिर इसमें गर्म हो जाएगा तो लेकिन इस सिस्टम में एक ऐसा कंपोनेंट लगा होता है कि अगर हमारा वाटर इंजन में जैसे वाटर का सप्लाई तो वाटर पंप से लगातार होता रहेगा। ये सर
सर आइए ना, क्या हो रहा है? ये लोग पढ़ा रहे हैं। पंप लगाया तो ये पंप तो लगातार वाटर को रेडिएटर से खींचता रहेगा, तो ये लगातार खींचता रहेगा। अभी दोबारा स्टार्टअप करो को। इसमें हमारा वाटर पंप लगा होता है इंजन ब्लॉक में। तो वाटर पंप पे क्या होता है कि जो हमारा क्रैंक शाफ्ट का पुली है वो बेल्ट के थ्रू ड्राइव लेता है। तो वाटर पंप क्या करता है कि रेडिएटर के जो लोअर टैंक है इससे वो वाटर को खींच के जो हमारा सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट बने होते हैं उसमें ये पानी को भेजता है। और यहाँ इसमें इस सिस्टम में एक ऐसा कंपोनेंट लगा होता है कि अगर वाटर का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस ना हो तो वाटर को क्या करता है फिर बाईपास थ्रू के बाईपास लाइन के थ्रू फिर सिलेंडर के अंदर ही भेज देता है, जिससे कि हमारा जो इंजन का कूलिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। कि अगर कहीं इंजन ज़्यादा कूल भी हो जाए तभी स्टार्ट करने में दिक्कत होगा, अगर इंजन हमारा ज़्यादा हीट भी हो जाएगा तभी भी दिक्कत होगा। तो इसीलिए इस कंपोनेंट का उपयोग किया गया है जिसका नाम है थर्मोस्टेट वाल्व, जो कि इंजन का जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन रख के ये कूलिंग सिस्टम में काम करता है। और इंजन जब हमारा ये वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तब उस समय एक थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है, और वो ओपन हो जाता है तो अपर होज पाइप के माध्यम से वो वाटर रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है। और रेडिएटर के अपर टैंक में जाएगा तो उसमें क्या करेगा, रेडिएटर में अपर टैंक में उसके बाद से रेडिएटर से ट्यूब जुड़ा होता है और ट्यूब के साइड से फिन्स बना होता है, जिससे कि जो हमारा वायुमंडल से हवा टकरा रहा है तो फिन्स के माध्यम से वो छोटे छोटे कण में आके टकराए, जिससे वो ट्यूब में जो हमारा वाटर गया है उसको ज़्यादा सतह में फैला दे और वो ठंडा हो जाए। ऐसा ही क्रिया इसमें चलता रहता है। गर्म वाटर रेडिएटर का अपर टैंक में जाएगा, फिर वो लोअर टैंक में आते आते वो वाटर ठंडा हो जाएगा। तो इस सिस्टम में कुछ ऐसा ही काम होता है। अब अगला देखते हैं इसके, अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें कंपोनेंट रहता है रेडिएटर, दूसरा रहता है प्रेशर कैप, तीसरा है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, चौथा है CTS सेंसर, और पांचवा हमारा है रिजर्वर टैंक, छठा है होज पाइप और वाटर पंप, और आठवां है कूलिंग फैन, और 9 नंबर है वाटर जैकेट, और 10 नंबर है एंटी फ्रीज मटेरियल। तो आइए एक एक करके हम इन कंपोनेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है रेडिएटर, तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि रेडिएटर का पोजीशन क्या होता है। तो रेडिएटर का जो हमारा पोजीशन है वो इंजन के फ्रंट साइड में रहता है रेडिएटर, और इनका काम ये है कि जो हमारा इंजन से गर्म वाटर आ रहा है उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर का इस कूलिंग सिस्टम में उपयोग किया गया है कि जो गर्म हमारा वाटर आ रहा है इंजन से उसको ये ठंडा करे। और इसका जो हम इसमें जो अपर टैंक है उसमें जो अपर टैंक में जो वाटर जाता है उसका कम से कम 80 से 85 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान रहता है, और वो लोअर टैंक में आते माने लोअर रेडिएटर के लोअर टैंक में आते आते वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है और फिर वो इंजन में सर्कुलेट कराया जाता है। और दूसरा इसके बाद से हमारा कंपोनेंट है प्रेशर कैप। इसका जो पोजीशन है वो रेडिएटर के अपर टैंक में फिट होता है, जिसका काम है कि जितना भी इसका पर्पज़ है कि कूलिंग सिस्टम का जितना भी प्रेशर को मेंटेन करना। प्रेशर कैप का काम है कि कूलिंग सिस्टम का जितना भी प्रेशर हो रहा है उसको मेंटेन करना, और जिससे हमारा कूलिंग सिस्टम का कोई नुकसान ना हो। अगर वो ज़्यादा प्रेशर जैसे गर्म हो गया पानी तो और ज़्यादा प्रेशर हो रहा है उसको ये रिलीज करेगा। थर्मोस्टेट वाल्व,
थर्मोस्टेट वाल्व इसका जो पोजीशन है वो है इंजन हेड के वाटर आउटलेट में, और इसका काम ये है कि जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन रखे। जैसा कि आपको पहले वहाँ वर्किंग प्रिंसिपल में समझाए थे कि ये कैसे मेंटेन रखता है। तो इसके बाद से हमारा अगला कंपोनेंट है ECTS सेंसर, यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये लगा होता है जो थर्मोस्टेट का हाउसिंग होता है, सेम उसी में ये भी लगा होता है, और ये डायरेक्ट सेंस करके ईसीएम को देता है, और ईसीएम क्या करता है कि वो डेस्कटॉप जो गाड़ी के आगे डैशबोर्ड बना होता है उसमें वो इंडिकेट करता है कि इस समय इंजन का कूलेंट कितना गर्म है। और ये है रिजर्वर टैंक। ये जो हमारा रेडिएटर का अपर टैंक है और जहाँ पे हम प्रेशर पाइप लगाते हैं उन्हीं के जस्ट नीचे ये लगा होता है। उन्हीं के जस्ट नीचे एक दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इससे कि जो हमारा पहले नहीं दिया जाता था रिजर्वर टैंक, उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेडिएटर से जो एक्स्ट्रा कूलेंट है वो नीचे गिरता था, तो उन्हीं को रोकने के लिए एक अलग से एक टैंक दे दिया गया जिसका नाम है रिजर्वर टैंक। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कूलेंट है वो रिजर्वर टैंक में चला जाता है। ये है होज पाइप। होज पाइप क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन के ठीक सामने रेडिएटर को लगाया जाता है, तो उसके बीच में कुछ गैप रहता है, तो उन गैप को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि होज पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कनेक्ट हो जाए और लोअर टैंक अपर टैंक ये दोनों कनेक्ट रहे। होज पाइप कुछ ऐसा है। और कूलिंग फैन में जो रेडिएटर है उसके ठीक पीछे लगा होता है, और इनका बेसिकली इनका काम ये है कि जो रेडिएटर के पीछे लगा होता है, तो जो ये चलता है वो ये पीछे की तरफ हवा खींचता है। आप लोग वाहन में देखे होंगे कि जब वो रेडिएटर के पीछे जो कूलिंग फैन लगा हुआ वो पीछे की तरफ हवा खींचता है, जिससे कि रेडिएटर क्या करे, रेडिएटर पे जितना भी बाहरी सतह से हवा वायुमंडल से टकराए वो काफ़ी मात्रा में आए, जिससे वो हमारा कूलेंट अच्छा से ठंडा होता है। वाटर जैकेट, तो वाटर कूलिंग सिस्टम में आपको बताया कि वाटर जैकेट बना होता है, तो कुछ ऐसा उसका इमेज है। इसका जो पोजीशन है ये सिलेंडर ब्लॉक के चारों तरफ बना होता है, और इसका काम ये होता है कि इसमें वाटर का सप्लाई करना, जिससे कि ये कूलिंग कर पाए। एंटी फ्रीज मटेरियल, तो आजकल के ज़माने में वो जो पहले वाटर का यूज हो रहा था अब वाटर का यूज नहीं हो रहा है। आजकल वाहन में कूलेंट का उपयोग हो रहा है कूलिंग के लिए। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो रस्ट जो होता है, जंग होता है, कूलेंट का उपयोग करने से अब इंजन में जंग नहीं लगेगा। पहले होता था कि वो जब हम वाटर का यूज करते थे तो उसमें इंजन ख़राब होने का संभावना ज़्यादा रहता है कि वो वाटर क्या करता था कि जंग लग जाता था उसमें, वो इंजन का वैसे कूलिंग करना संभव नहीं है, वो ख़राब हो जाता था, वाटर पैसे जाम हो जाता था। और इसमें जो कूलेंट है इसके सिचुएशन का अनुसार उसका विस्कोसिटी रख सकते हैं कि जैसे किस एरिया में हमको चलाना है तो उसका कौन सा कूलेंट लगेगा, जैसे ठंडा इलाका में कौन सा। ये जमने से भी इसमें एंटी फ्रीज मटेरियल रहता है कि कहीं आप ठंडे में गए तो कूलेंट जम ना जाए, जिससे हमारा वाटर पैसेज वाटर जैकेट है जाम ना हो।
इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है। इस प्रणाली में इंजन एक समान प्रत्येक क्षेत्र पर ठंडा करता है। वाटर कूलिंग एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता था कि जो हमारा एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग बेसिकली बाइक में किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो बाइक हम चलाते हैं तो जो वायुमंडल से डायरेक्ट हवा टकराता था और फिन्स बना होता था, तो उस पर एक ही साइड वो ज़्यादा इंजन ठंडा हो पाता था। वो जैसे कि भारी वाहनों में वो एयर कूलिंग सिस्टम संभव नहीं है, और भारी वाहनों में वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ताकि इंजन के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान कूलिंग कर सके, और इससे जो हमारा इंजन का आवाज़ और वाइब्रेशन है वो भी कम होता है। जैसा कि आप कभी एक बाल्टी में आप पानी लीजिए, अगर वो खाली बाल्टी हो तो उस समय आप उससे यदि किसी मानिए पेन से भी उसको मारे तो बाल्टी ज़्यादा आवाज़ करेगा, अगर उसमें पानी भर दें तो वो बाल्टी बहुत कम आवाज़ करेगा। तो ठीक है, ऐसा ही इंजन में इससे आवाज़ कम होता है वाटर कूलिंग सिस्टम से। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस प्रणाली में लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें कहीं से रेडिएटर से लीक हो सकता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी, इसका जो खर्च है इस सिस्टम का कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कूलिंग सिस्टम से तो आप पूछ सकते हैं।